नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो हाफ ईयरली एग्जाम लिए जा रहे हैं, क्लास 12th का 4 तारीख को हाफ ईयरली एग्जाम है। इस हाफ ईयरली एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, उस ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में 21 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। सीधे सीधे 21 एमसीक्यूज पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे गए हैं और 7 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे गए। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई अथवा नहीं है। 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 3 नंबर के दे दिए, उसमें से 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इधर आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, उसमें 4 नंबर के 7 क्वेश्चन सॉल्व करने। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अथवा नहीं है, ये विषय ध्यान रखना। जिस प्रकार से सीबीएसई का पैटर्न था, वही पैटर्न अब की से लागू कर दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक को तैयार करने के लिए रेडी हो जाएं। एनसीईआरटी की बुक से हूबहू क्वेश्चंस पूछे गए, टीचर फॉर्म क्वेश्चन पूछे गए, बुक फॉर्म क्वेश्चन पूछे गए। बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह क्वेश्चंस इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो एमसीक्यू जो पूछे गए हैं 20 मार्क्स के हैं कि आपके कितने सही गए हैं, उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है। तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। एक बात और बता दूं मैं कि आपका ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, तो ये मतलब नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले इसको ना पढ़ें। इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करता चलूंगा साथ साथ में। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। बाई बडिंग। बाई बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसमें होती है। सबसे पहले तो ये जान लें, बडिंग जो प्रोसेस है वह इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शंस में ईस्ट दिया होगा या हाइड्रा दिया होगा। ईस्ट दिया होगा या हाइड्रा दिया होगा। उस ईस्ट या हाइड्रा में से एक कोई आंसर दिया होगा, उसी को आपको इसमें लिखना है। तो यहां लिख दीजिए ईस्ट। क्लियर। ईस्ट ही आपके में दिया हुआ है, तो ईस्ट ऑप्शंस को आप राइट कर दीजिए। दूसरा है, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी आर चेंज्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी आर चेंज। ओवरी किसमें, अंडाशय किसमें परिवर्तित होती है। तो आपको पता होगा कि ओवरी मुख्य रूप से जैसे ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओव्यूल सीड में चेंज होता है, सीड बनाता है, इसी प्रकार से जो अंडाशय या ओवरी जो है वह आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट्स यानी फल में कन्वर्ट होती है। किसमें परिवर्तित होती है, फल में मुख्य रूप से परिवर्तित हो जाती है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। तो इसमें से मुख्य रूप से 4 में से एक ऑप्शन दिया है आपके लिए मैमल्स, स्तनधारी। स्तनधारी जो हैं वह सजीव प्रजक हैं, यानी बच्चे देते हैं, बच्चे देते हैं। इसमें भी आप ध्यान में रखेंगे कि यूथेरियंस जो होते हैं, यूथेरियंस जो होते हैं वह मुख्य रूप से डेवलप बेबी देते हैं। मेटाथेरियंस जो है वह अनडेवलप देते हैं। कंगारू जैसे पाउच में, फीमेल की पाउच में मुख्य रूप से पूर्ण रूप से डेवलप होता है, क्या वहां डेवलप होता है। और इसी प्रकार से आपके प्लेटी हेलमेंथिस और इकाइडिना है, यह ओवी पेरस होते, अंड प्रजक होते। ये ध्यान में रख लीजिए, ओवी पेरस या अंड प्रजक मुख्य रूप से होते हैं। तो यहां आपको आंसर लगाना पड़े, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। तो यहां लिख दीजिए, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं मैमल्स। मैमल्स यानी स्तनधारी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा। पराग कण की बाह्य भित्ति बनती है, यानी पॉलिन ग्रेन की जो एक्जाइन लेयर होती है, बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, एक्जाइन लेयर कहलाती है। क्या कहलाती है, ये आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा है, एक्जाइन लेयर कहलाती है। तो एक्जाइन लेयर किसकी बनी होती है मेरे बच्चों। कितने बार मुख्य रूप से आपने यदि देखा होगा मेरी वीडियो, सारी के सारे जो क्वेश्चंस फंसे हुए हैं वो एक एक क्वेश्चंस वीडियोज में से है, लेकिन आपको वीडियोज देखनी पड़ेगी। क्या वीडियोज देखनी पड़ेगी। तो यहां आपको आंसर लगाना पड़ेगा, पॉलिन ग्रेन की आउटर जो लेयर एक्जाइन होती है वह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन
पोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये ध्यान में रख लें अच्छे ढंग से। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या होता है, यानी कोकोनट वाटर क्या होता है? कोकोनट वाटर मुख्य रूप से क्या होता है? मुक्त केंद्रकीय एंड भ्रूणपोष, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोष होता है। आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष के रूप में नारियल पानी या वाटर, कोकोनट वाटर को कहा जाता है। यानी कि सीधे सीधे मुख्य रूप से कहा जाए लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आंसर आएगा। किसी पराग कोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य व भीतरी परतें क्रमशः होती हैं। एंथर, एंथर आपने सुना ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भाग है, जिसमें पॉलिन ग्रेन डेवलप होते हैं, पॉलिन ग्रेन डेवलप होते हैं। तो सीधे सीधे लिखा है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोर्स। गैमेटोफाइट जो रहता है उसकी मुख्य रूप से सीधे सीधे लघु बीजाणुधानी की जो बाह्य यानी आउटर सरफेस और इनर सरफेस मुख्य रूप से क्या कहलाती हैं? आउटर सरफेस और इनर सरफेस क्या कहलाती हैं? तो आउटर सरफेस तो इसकी एपिडर्मिस होती है, लिख लीजिए, जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। आउटर एंथर की लघु बीजाणुधानी की आउटर सरफेस जो है वह एपिडर्मिस कहलाती है। जो इनर सरफेस होती है, भीतरी सरफेस होती है, सतह होती है, वह मुख्य रूप से टेपेटम कहलाती है। वह क्या कहलाती है? टेपेटम कहलाती। तो आपके उसमें एक ऑप्शन दिया होगा एपिडर्मिस और टेपेटम, एपिडर्मिस और टेपेटम दिया होगा, उसको आपको सही ढंग से लगाना है, टिक करना है। तो यानी कि यहाँ तक देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है इतने सिंपल क्वेश्चन, बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते, लेकिन ये किसके लिए सिंपल लग रहे हैं? ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिंपल लग रहे हैं। जिसने वीडियोस को देखा है उसके लिए मुख्य रूप से ये सरल भाषा में बताए जा रहे हैं, वही इनको समझ सकता है अच्छे ढंग से। इस वजह से जिसने नहीं देखा है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। फरवरी डला हुआ है, मार्च है, अप्रैल है, 1 मई से एग्जाम है आप लोगों के। तो आप अच्छे ढंग से इन सारी वीडियोस को देखिए। प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख डाल लीजिए और आपके घर पर प्रॉब्लम के आंसर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो 6 में से 6 नंबर आपने प्राप्त कर लिए। बोलिए कितना? 1% का इजाफा आपको हो गया। क्लियर? फिर आता है भ्रूण कोश में नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो शैक में सबसे पहले तो मुख्य रूप से कितनी सेल पाई जाती है? एम्ब्रियो शैक में मुख्य रूप से 7 सेल पाई जाती हैं। न्यूक्लियस 8 होती हैं, न्यूक्लियस 8 होती है, लेकिन सेल्ड कितनी होती है? 7 होती है। देखिए मैं यहाँ आपको एक डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ। सपोज दैट ये एम्ब्रियो शैक है। एम्ब्रियो शैक में 3 तो ऊपर होती हैं, यानी कि ये जो कहलाती है प्रतिमुख, क्या होती है बच्चों? प्रतिमुख, या इनको एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहलाती? एंटीपोडल। तीन नीचे होती हैं और 2 ये होती हैं। तो इनको क्या कहते हैं? यहाँ एक न्यूक्लियस बचता है सीधे सीधे, इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? एग होता है। और ये जो रहती है वो क्या कहलाती हैं? सिनर्जिड्स। क्या कहलाती? सिनर्जिड्स। तो क्वेश्चन है अपना कि एम्ब्रियो शैक में नष्ट होने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए एग से तो मुख्य रूप से क्या होता है? फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से मुख्य रूप से क्या फ्यूज होता है? मेल सेकेंड गैमेट फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म बनाता है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, पोषण को प्रोवाइड कराता है, मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों को प्रोवाइड कराता है सीड को। तो यानी ये दोनों तो नष्ट हो नहीं रही हैं, सीधे सीधे ये वाली प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल हैं वह नष्ट होती हैं और सिनर्जिड सेल्स नष्ट होती हैं। कौन कौन सी? तो आपके ऑप्शंस में एक दिया होगा प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल और दिया होगा सिनर्जिड। तो ये कोशिकाएं मुख्य रूप से क्या होती? नष्ट होती हैं। तो उस ऑप्शंस को लगा डालीजिए। आप लोगों ने लगा दिया ही होगा, लगा क्या डालेंगे? ठीक है। तो ये मानव है, मानव है। मानव किस प्रकार का होता है? एक तो मैमल्स होता है। मानव कैसा होता है? मैमल्स होता है। इसके 3 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? ईयर पिन्ना का पाए जाना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना मतलब ईयर पिन्ना का पाया जाना, बॉडी हेयर का पाए जाना और चेस्ट पर मेमोरी ग्लैंड का पाए जाना। तो ये ऑप्शंस तो दिए नहीं है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो दिया होगा वह विविपेरस दिया होगा, सजीव प्रजक,
क्या दिया होगा आपके ऑप्शन में? सजीव प्रजक दिया होगा। तो आप यहां लगा डालीजिए विविपेरस या सजीव प्रजक, यानी बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे देता है। ये देखिए यहाँ रिवाइज हुआ ये मैमल्स, यानी कि कैसा है? विविपेरस या सजीव प्रजक। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय विच हार्मोन? ओव्यूलेशन प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय विच हार्मोन? किस हार्मोन के द्वारा? बच्चों ध्यान कर लीजिए, उसमें एक ऑप्शन देखिए, कहीं ना कहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया होगा, यानी LH दिया होगा। उस LH को आप लोगों ने सही लगा दिया होगा। तो LH ही मेरे बच्चों आंसर है। क्या है? LH ही इसका आंसर है। तो यहां लिख दिया मेरे द्वारा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, बिल्कुल आप लोग कंफ्यूजन से हट जाइए, कोई मतलब नहीं। अतिरिक्त संरचना सीधे सीधे आप देख लीजिए। एम्ब्रियो को मुख्य रूप से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? भोज्य पदार्थ प्रदान कराने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है मेरे बच्चों? अपरा या प्लेसेंटा होता है। क्या होता है उसमें? देखिए ऑप्शंस में एक दिया होगा अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, अपरा या प्लेसेंटा, बिल्कुल राइट आंसर। ध्रुवीय का निर्माण होता है। अब आपने पढ़ी होंगी 3rd चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो आप यहां ध्यान इंडिकेशन कर लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में मुख्य रूप से किस चीज का अंत में निर्माण होता है? यानी कि मुख्य रूप से स्पर्मेटेड बनते हैं और लास्ट में स्पर्म बन जाते हैं। oogenesis में एक एग बनता है, और क्या बनते हैं आपके? पोलर बॉडी का निर्माण होता है। पोलर बॉडी का निर्माण होता है, यानी ध्रुवीय काय का निर्माण मुख्य रूप से oogenesis के अंतर्गत होता है। oogenesis के अंतर्गत, अंड जनन की क्रिया के अंतर्गत ध्रुवीय काय या आपके पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया होगा यहाँ अंड जनन। क्या दिया होगा? अंड जनन या oogenesis। तो वही आंसर इसमें आपको लिखना है, oogenesis लिख दिया गया, oogenesis। मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। अब भ्रूण झिल्ली से मतलब भ्रूण एम्ब्रियो के चारों ओर जो ह्यूमन में जो लेयर पाई जाती है उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या मुख्य रूप से 4 होती है। उनकी संख्या मुख्य रूप से कितनी होती है? 4 संख्या होती है। तो यहां लिख डालीजिए, दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, ये मैंने 4 नंबर लिख दिया। तो एक ऑप्शन दिया होगा उसमें 4, तो 4 को बिल्कुल राइट लगा दीजिए। आप लगा दिया होगा मेरी समझ से। तो देखिए आप और हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपके 12 नंबर प्राप्त हो गए, यानी कि आपको 2% का इजाफा हो गया। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया कि सीधे सीधे MCQ दे दिया। आपको सोचना नहीं है, एक बार भी यदि पढ़ा होगा, एक बार भी वीडियोस देखी होगी आपने, तो वहां आपके आंसर दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा। ये विषय ध्यान दें आप लोग। इम्पोर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में देखिए सारी वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं। उन वीडियोज में से ही मुख्य रूप से ये आंसर एक एक दिए जा रहे हैं। विशेष तौर पर ये आप ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? तो ये आपका 12 नंबर प्राप्त होगा। अब आता है एक्रोसोम का संबंध है। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि एक्रोसोम को चारों तरफ से अपन बता देते, जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिर से आ जाए। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। पहले तो आपको ये एक्रोसोम किससे रिलेटेड है? एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जो शुक्राणु या स्पर्म के हेड वाले भाग पर ऊपर पाई जाती है। तो देखिए ये बना दिया स्पर्म। इस वाले भाग पर मुख्य रूप से ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर हो रही है, ये स्ट्रक्चर मुख्य रूप से क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एक्रोसोम। ये एग को पेनिट्रेट करने में, फीमेल एग को पेनिट्रेट करने में सहयोग करती है।
फीमेल एग को पेनिट्रेट करने में, मुख्य रूप से भेदन करने में सहयोग करती है। पहला तो मुख्य रूप से ये ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शंस नहीं पूछा गया है। इसका संबंध पूछा गया, तो इसका संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? गोल्गी बॉडी से होता है। अर्थात एक्रोसोम का जो निर्माण होता है, एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय के द्वारा होता है। तो बच्चों देख लीजिए, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिया होगा गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय दिया होगा, तो उसको आप राइट लगा दीजिए। आपने राइट लगा दिया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर का, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन होती है उसके स्टडी को क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ह्यूमन स्टडी को क्या कहा जाता है? जो पॉपुलेशन ह्यूमन की होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? डेमोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, एक निश्चित तौर पर लिखा होगा, तो मैं लिखने जा रहा हूं डेमोग्राफी। इसका भी आंसर लिख दूं यहां, गोल्गी बॉडी। डेमोग्राफी को बिल्कुल लगा दीजिए, उसमें ऑप्शंस में एक निश्चित दिया होगा डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी को लगा लीजिए। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात है कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात मुख्य रूप से क्या कहलाता है? सोचिए, इसका जो आंसर वह है वह क्या होगा? जरा जोड़ दीजिए, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से कहलाता है। मुखीय गर्भ निरोधक में, उसमें ऑप्शंस में 15 नंबर देखिए, आपका मुख्य रूप से एक ऑप्शन दिया होगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? निश्चित तौर पर मुख्य रेशियो ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड। परसेंटेज क्या प्रतिशत कहलाता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 4 में से एक ऑप्शन मुख्य रूप से निश्चित तौर पर दिया होगा। मुखी गर्भ निरोधक में होता है, मुखी गर्भ निरोधक यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको आप और हम लोग खाते हैं तो कौन सी प्रोसेस रुकती है? सीधी सीधी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यानी फीमेल प्रेग्नेंशन को रोकने का कार्य करती, यानी महिला गर्भ धारण ना कर पाए उस प्रोसेस को रोकने का कार्य करती। तो इन गोलियों में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण गर्भ धारण नहीं होता है? तो मेरे बच्चों उसमें एक प्रोजेस्टेरॉन दिया होगा। क्या दिया होगा? प्रोजेस्टेरॉन दिया होगा। तो उसको आंसर को लगा दीजिए, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मेरे द्वारा लिख दिया गया। चलिए, कॉपर टी का क्या उपयोग है? पहले तो कॉपर टी समझ लीजिए। फीमेल में मुख्य रूप से इंट्रायूटेराइन डिवाइस है फीमेल के लिए, यानी फीमेल में इसका उपयोग किया जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहलाती है, यानी कि यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकने का कार्य करती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोकने का कार्य करती है। मेल फीमेल से इंटरकोर्स करता है, मेल फीमेल से इंटरकोर्स करता है, अर्थात सेक्स क्रिया करता है। तो उस दौरान स्पर्म सहित सीमेन को जब रिलीज करता है वेजाइना में, तो वेजाइना से आगे मुख्य रूप से वेजाइना से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। वेजाइना के ऊपर मुख्य रूप से कॉपर टी फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाते। जब एग तक नहीं पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे, तो वहां एग है, तो एग को फर्टिलाइज किस प्रकार से करेगा? तो यहां लिख दीजिए, निषेचन क्रिया को रोकना। तो ऑप्शंस में मुख्य रूप से दिया होगा एक, फर्टिलाइजेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना। तो लिख दीजिए, जगह के अभाव के कारण मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन विजुअल होगा तो मैं लिख रहा हूं। फर्टिलाइजेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना लिख दिया गया। फर्टिलाइजेशन को रोकना, आप सुनते चलिए, बाई चांस छोटा दिखाई दे रहा हो। सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। सिफिलिस रोग मुख्य रूप से क्या होते हैं? एसटीडी होते हैं। गोनेरिया और सिफिलिस एसटीडी डिसीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है।
तो सबसे पहली बात है, सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहां लिख दीजिए ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा ट्रेपोनीमा पैलिडम, उसको लगा दिया होगा आप लोगों ने। सही बच्चों, आपने 18 क्वेश्चंस को सही कर लिया, यानी कि 5% से ऊपर आपके मतलब 2% से 3% से ऊपर आपको अंक प्राप्त हो चुके हैं। कि देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से क्या होती है? सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो प्रोसेस होती है यह जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को देखने के लिए अपनाई जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या घट बढ़ रही है या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुणसूत्रों में, इस वजह से अपनाई जाती है। दूसरा, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए अपनाई जाती है, लिंग का निर्धारण मेल है कि फीमेल इसका पता करने के लिए मुख्य रूप से अपनाई जाती है। क्या सेक्स डिटर्मिनेशन को जानने के लिए अपनाई जाती है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, किस टाइम अपनाई जाती है? तो मैं आपको बता देता हूं, 10 to 12 वीक के अंतर्गत अपनाई जाती, 10 to 12 वीक के अंतर्गत अपनाई जाती। यदि 10 to 12 के अंतर्गत कोई दिया है या 8 to 10 दिया होगा, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया होगा, तो उसको आप राइट कर दीजिए। तो मैं यहां लिखे देता हूं 10 to 12 वीक, नजदीक जो दिया होगा वह लगा देना इसके। क्लियर? एसटीडी है बच्चों। पुराने समय में, आज तो मोबाइल की क्रांति आ चुकी, पुराने समय में मुख्य रूप से फोन करने के लिए नहीं होते थे, तो एसटीडी की दुकानें खुली होती थी। ये वो एसटीडी नहीं है, ये है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये कौन सी है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आप इसमें लिख दीजिए गोनोरिया। आपके उसमें एक दिया है ऑप्शन में, गोनोरिया दिया होगा, तो उस गोनोरिया को मुख्य रूप से आप टिक कर दीजिए। टिक कर दिया गया होगा। सिफिलिस दिया होगा या गोनोरिया दिया होगा, उन दोनों में से, लेकिन आपके ऑप्शंस में गोनोरिया दिया है, तो गोनोरिया को सही कर दीजिए। भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था कहलाती है। अब देख लीजिए, एम्ब्रियोन में ऐसी कौन सी फेज होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कौन सी फेज होती है जिसमें 16 सेल्स डेवलप होती? देखिए, जायगोट बन गया, जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री डिवीजन होगा। समसूत्री डिवीजन, जायगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप एक 16 सेल्ड वाली स्ट्रक्चर बनती है। जो सहतूत का फल देखा होगा, सहतूत में छोटे छोटे दाने से गुथे हुए रहते हैं, इस प्रकार से मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो वह अवस्था मोरूला कहलाती है। वह अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला, क्योंकि सहतूत का फल जो रहता है प्लांट्स, उसको मुलबेरी कहा जाता है, तो इस वजह से उस अवस्था को मोरूला कहते हैं। आपके ऑप्शंस में एक आंसर दिया होगा मोरूला, तो यहां मुख्य रूप से मोरूला को आप राइट कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपके 21 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया है। तो आप अब इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शंस में यानी एमसीक्यूज में कितने सही हैं, टीचर द्वारा आपको कितने अंक दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ले लीजिए इसका।